मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैन्योर वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। मैन्योर वाले टॉपिक में फार्म यार्ड मैन्योर हमने क्लियरली पढ़ लिया है। अब मैं बच्चों आपको पढ़ा रही हूँ सीप एंड गॉट मैन्योर। क्या होता है बच्चों? ये ड्रॉपिंग ऑफ सीप एंड गॉट। सीप एंड गॉट के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं कंटेन हायर न्यूट्रिएंट देन फार्म यार्ड मैन्योर एंड कंपोस्ट। ऑन एन एवरेज द मैन्योर कंटेन 3% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड 2% पोटेशियम डाइऑक्साइड। इट इज़ अप्लाई टू द फील्ड इन 2 वे। हम क्या कर रहे हैं, सीप एंड गॉट की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं फार्म यार्ड मैन्योर की तुलना में। तो इसमें ये भी बताया हमने कि इसमें 3% तो क्या होता है नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है और 2% इसमें पोटेशियम डाइऑक्साइड्स होते हैं। तो इनको 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला है द स्वीपिंग ऑफ सीप एंड गॉट सैड आर प्लेस्ड इन पिथ। इनको क्या करेंगे, हम उठा के पिथ में डाल देंगे फॉर डिकम्पोजिशन एंड इट इज़ अप्लाइड लैटर टू द फील्ड। एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर डाला और फिर बाद में इनको हमने फील्ड में यूज कर लिया। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द यूरिन आर वॉस्टेड इन दिस मैथड, ठीक है। द सेकेंड मैथड इज सीप पैनिंग वेयर इन सीप एंड गॉट आर कैप्ट ओवरनाइट इन द फील्ड। सीप और गॉट को हम पूरी रात उस फील्ड के अंदर बांध के रखते हैं, ठीक है, उसी के अंदर रखते हैं। एंड यूरिन एंड फीकल मैटर एडेड टू द सॉइल। तो उसका जो यूरिन और फीकल मैटर होता है वो ऑटोमेटिकली किस में ऐड हो जाता है, सॉइल में ऐड हो जाता है। इज इनकॉर्पोरेट टू द सैलो डेप्थ बाय वर्किंग ब्लेड, हॉरो एंड कल्टिवेटर्स। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ब्लेड, हॉरोस और कल्टिवेटर्स के थ्रू उसको उससे क्या करेंगे, सॉइल के अंदर और इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो 2 मेथड हमने देखे सीप एंड गॉट मैन्योर के। हमने एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के उसके अंदर उसके सारे ड्रॉपिंग्स डाल दिए, थोड़े टाइम तक उसमें पड़े रहने दिए, उसके बाद उसे फील्ड में अप्लाई कर दिया। सेकेंडली हमने क्या करा, सीप और गॉट को फील्ड के अंदर ही बांधा या उसी के अंदर खुला छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके यूरिन और फीकल मैटर सॉइल के अंदर ही आ गए। अब उसको थोड़ा सा कल्टीवार और ब्लेड हॉरो के थ्रू हम क्या करेंगे, सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीप एंड गॉट मैन्योर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों पोल्ट्री मैन्योर। द एक्सक्रीटा ऑफ बर्ड फर्मेंट वेरी क्विकली। बर्ड्स की जो एक्सक्रीटा होते हैं वो बहुत जल्दी फर्मेंट होते हैं। इट लेफ्ट एक्सपोज 50% ऑफ इट्स नाइट्रोजन इज लॉस्ट विद इन 30 days। अगर इनको हम खुला छोड़ देंगे तो इसमें से 50% नाइट्रोजन जो होती है वो चली जाती है, लॉस्ट हो जाती है। पोल्ट्री मैन्योर कंटेन हाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस कंपेयर टू अदर बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। यानी ये बता रहा है पॉल्ट्री मैन्योर में नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। द एवरेज न्यूट्रिएंट, क्या क्या न्यूट्रिएंट रहते हैं बच्चों इसमें, 3.03% नाइट्रोजन, 2.63% फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड 1.4% पोटेशियम डाइऑक्साइड इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये हो गए पोल्ट्री मैन्योर यानी वही एक्सक्रीटा ऑफ बर्ड्स। उनको में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमने देखा। फिर आते हैं कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या होता है? कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हैव हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट देन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर की तुलना में इसमें भी क्या बता रहा है, ये न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। द इम्पॉर्टेंट कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आर ऑयल केक। द इम्पॉर्टेंट कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, ऑयल केक हो गए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हो गए, ऑयल केक हो गए, ब्लड मील हो गया, फिश मैन्योर हो गया। ये मेनली क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, ठीक है। देयर आर ऑल्सो नॉन एज, इनको और हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी बोला जाता है। क्या है बच्चों इसमें, ऑयल केक्स हैं, ब्लड मील्स हैं और फिश मैन्योर है, क्लियर, ठीक है। बिफोर देयर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय द क्रॉप। इसकी जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो क्रॉप यूज कर रही है, उससे पहले इट इज़ कन्वर्टेड थ्रू, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बैक्टीरियल एक्शन इनटू रेडिली यूजेबल अमोनियम नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन। हमें क्या करना है कि जो हमने क्या बनाया, कंसनट्रेटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इससे बनाए हैं, इनमें बहुत सारा नाइट्रोजन कंटेंट होता है, किसमें, ऑयल केक में, ब्लड मिल्स में, फिश मैन्योर में। इसे डायरेक्ट टॉप में डालने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें बैक्टीरिया डालेंगे। ये बैक्टीरिया इसको अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रोजन में या फिर नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, जिसे हम फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज करते हैं। आर देयरफॉर रिलेटिवली स्लो एक्टिंग बट दे सप्लाई अवेलेबल नाइट्रोजन फॉर द लॉन्गर पीरियड। लंबे समय तक नाइट्रोजन किसको मिलता रहता है, प्लांट्स को मिलता रहता है। अब ऑयल केक है क्या बच्चों, आफ्टर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड्स। ऑयल सीड से जब हम ऑयल निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन जो होता है
इज़ ड्राइड, वो बिल्कुल ड्राई होता है, एज केक विच कैन बी यूज एज अ मैन्योर। बात समझ में आई? सिंपल। अभी आप ऊपर देख रहे थे ऑयल केक, तो व्हाट इज ऑयल केक? ऑयल केक क्या है? किसी भी ऑयल सीड से। कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, मैंने लास्ट ईयर आप लोग को पढ़ाया। ग्राउंडनट में से हमने ऑयल निकाल लिया, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है ड्राई, वो क्या कहला रहा है? केक कहला रहा है। इसी को एज ए मैन्योर हम यूज कर लेते हैं। द ऑयल केक आर टू टाइप, दो तरह के ऑयल केक होते हैं। इडेबल ऑयल केक विच कैन बी सेफली फीड टू लाइव स्टॉक, फैट टू लाइव स्टॉक। इडेबल ऑयल केक का मतलब कि वो जो कि हम क्या है, लाइव स्टॉक को दे सकते हैं खाने के लिए, जैसे ग्राउंडनट केक अभी मैंने बोला, कोकोनट केक एक्सेट्रा। और नॉन इडेबल केक जो है विद आर नॉट फिट टू फीडिंग लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक को नहीं देते हम, जैसे कैस्टर केक, नीम केक और महुआ केक। ठीक है, ये हो गए आपके नॉन इडेबल ऑयल केक। बोथ इडेबल और नॉन इडेबल ऑयल केक कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर, दोनों को एज अ मैन्योर भी यूज कर सकते हैं। बट ठीक है, इडेबल ऑयल केक जो है उससे जो निकल रहा है वो हम लाइव स्टॉक को भी खाने के लिए दे सकते हैं, बट नॉन इडेबल को हम लाइव स्टॉक को खाने को नहीं दे सकते। ठीक है, दोनों को एज ए मैन्योर यूज कर रहे हैं। हावेवर इडेबल ऑयल केक आर फैट टू कैटल एंड नॉन इडेबल ऑयल केक आर यूज्ड एज अ मैन्योर स्पेशली फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मेनली नॉन इडेबल ऑयल केक को यूज किया जाता है। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन ऑयल केक आफ्टर मिनरलाइजेशन आर मेड अवेलेबल टू क्रॉप 7 to 10 days आफ्टर एप्लीकेशन। देखो बच्चों, सिंपल सी इसने बात कही है कि हमने इसको फील्ड में अप्लाई किया तो 7 से 10 दिन के अंदर ये ऑयल केक का मिनरलाइजेशन होता है, फिर वो क्रॉप को दी जाती है, क्रॉप को दे रहा है। यानी हमें 7 से 10 दिन तक उसको है ना वहाँ पे वो रहता ही है, धीरे धीरे उसके अंदर मिनरलाइजेशन होता है। ऑयल केक नीड टू बी वेल पाउडर्ड बिफोर एप्लीकेशन, उसे अच्छे से हमें पाउडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर उसे सॉइल में डालना होता है। बिफोर एप्लीकेशन फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्विकर डिकम्पोजिशन, हम उसका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जिससे क्विकर डिकम्पोजिशन हो। फिर दे रहा है ये जैट्रोपा ऑयल केक, पॉन्गिमिया ऑयल केक और कॉटन सीड ऑयल केक। द एवरेज न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ डिफरेंट ऑयल केक इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। बता रहा है अलग अलग में कितने कितने होते हैं बच्चों। ऑयल केक नाइट्रोजन कंटेंट, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसने पहला दिया है ऑयल केक आपका नॉन इडेबल ऑयल केक की बात करते हैं हम। नॉन इडेबल कौन कौन से हैं बच्चों? कैस्टर केक है, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बोला इसे नहीं खाते हैं। तो इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट में सबसे पहले मैं नाइट्रोजन, बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा टेबल में ध्यान रख लेना, नाइट्रोजन है 4.3, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 1.8 है और पोटेशियम डाइऑक्साइड जो है 1.3 है। किसमें? कैस्टर केक में। नेक्स्ट आते हैं हम कॉटन सीड केक। कॉटन सीड केक में क्या है बेटा? 3.9% नाइट्रोजन है, 1.8% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है और 1.6% पोटेशियम डाइऑक्साइड है। कॉटन सीड केक ये हो गया। फिर आते हैं बच्चों करंज केक। करंज केक में क्या है? 3.9% नाइट्रोजन है, 0.9% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है और 1.2% पोटेशियम डाइऑक्साइड है। फिर आते हैं महुआ केक पे बात करते हैं। 2.5% इसमें क्या है बच्चों? नाइट्रोजन है, 0.8% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है और 1.2% पोटेशियम डाइऑक्साइड है। फिर आते हैं सैफ्लोवर केक। सैफ्लोवर केक में 4.9% कैस्टर केक हो गया, ठीक है, 1.4% इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया और 1.2% इसके अंदर पोटेशियम डाइऑक्साइड हो गया। ये तो हो गए बच्चों सारे नॉन इडेबल ऑयल केक जिसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कितना है। फिर आते हैं हम इडेबल ऑयल केक की बात करती हूँ बच्चों। तो इडेबल ऑयल केक में मैंने कोकोनट केक बताया था आपको, इसमें 3% क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन। 1.9% इसमें क्या होता है? पोटेशियम डाइऑक्साइड, सॉरी फॉस्फोरस डाइऑक्साइड 1.9% और 1.8% होता है पोटेशियम डाइऑक्साइड। कॉटन सीड केक की बात करूँ तो कॉटन सीड केक में 6.4% नाइट्रोजन, 2.9% इसमें होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और 2.2% पोटेशियम डाइऑक्साइड होता है। ग्राउंडनट की बात करूँ तो 7.3% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और 1.3% पोटेशियम डाइऑक्साइड। लिनसेड की केक की बात करें तो 4.9% इसमें क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन, 1.4% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और 1.3% पोटेशियम डाइऑक्साइड। ऐसी नाइगर केक है 4.7% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और इसमें हो जाएगा 1.3% क्या है बच्चों इसके अंदर? पोटेशियम डाइऑक्साइड। रैपसीड केक की बात करें तो 5.2% नाइट्रोजन, 1.8% पोटेशियम फॉस्फोरस और 1.2% पोटेशियम।
ऐसी बात करते हैं सैफलॉवर केक की, तो 7.9% नाइट्रोजन, 2.2% इसमें फॉस्फोरस है और 1.9% इसमें पोटेशियम है। फिर है शीशम केक, 6.2% इसमें नाइट्रोजन और 2% बच्चों इसके अंदर क्या हो गया, फॉस्फोरस, और 1.2% पोटेशियम हो गया। ये इनकी फॉर्म हमें ध्यान है कि किस फॉर्म में ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स आपके किस में प्रेजेंट है, अलग अलग ऑयल केक के न्यूट्रिएंट्स हमने देखे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हमने ऑयल केक का पढ़ लिया कि ऑयल केक होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि कोई भी ऑयल सीड है उसमें से जब हम ऑयल निकाल लेते हैं तो जो ड्राई पार्ट बचता है वो ड्राई पार्ट क्या कहला रहा है, उसका ऑयल केक कहलाता है। उसमें से ईडेबल, नॉन ईडेबल, ईडेबल जो होते हैं हम है ना लाइव स्टॉक को खाने के लिए दे सकते हैं, नॉन ईडेबल नहीं देते। नॉर्मली नॉन ईडेबल को हॉर्टिकल्चर में हम यूज करते हैं। उसके बाद अलग अलग ईडेबल और नॉन ईडेबल में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, वो मैंने आप लोग को बताया। अब आते हैं अदर कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कौन कौन से हैं। ब्लड मील, जैसे मैं बोल रही हूँ शुरू से ही, उसको ड्राई किया जाता है, पाउडर किया जाता है, फिर उसे मैन्योर की फॉर्म में यूज किया जाता है। द मीट ऑफ द डेड एनिमल, डेड एनिमल का जो मीट होता है वो भी एक तरह से उसे भी ड्राई किया जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू मीट मील विच इज गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ एनिमल बेस्ड कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर इज गिवन एज फैलो। एनिमल बेस्ड कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में हॉर्न एंड हूफ मील की बात कर रहे हैं बच्चों, और रो बोन मील, क्रस्ट बोन मील, ये सारा मैं देख रही हूँ। एवरेज न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ एनिमल बेस्ड कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, वापस वही चीज़ें आ रही हैं। ब्लड मील में कितना नाइट्रोजन है, 10 से 12 नाइट्रोजन है। फॉस्फोरस कितना है, 1 to 2 है, और पोटेशियम कितना है, 1 है। मीट मील में 10.5% तो नाइट्रोजन है, 2.5% फॉस्फोरस है और 0.5% पोटेशियम है। फिश मील की बात करूँ तो 4 to 10% नाइट्रोजन, 3 to 9% फॉस्फोरस और 0.3 to 1.5% इसमें पोटेशियम है। हॉर्न एंड हूफ मील की बात करूँ तो नाइट्रोजन कंटेंट इसमें 13 ही होता है, यानी इसमें केवल नाइट्रोजन है। रोबॉन मील की बात करें तो 3 से 4 तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन, 20 to 25% इसमें फॉस्फोरस है। फिर बात करते हैं स्टीम बॉर्न मील की, 1 to 2% नाइट्रोजन है और 25 to 30 इसमें क्या है, फॉस्फोरस है। तो ये अलग अलग आपकी ऑर्गेनिक कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हो गई, जिसमें अलग अलग हमने न्यूट्रिएंट कंटेंट देखे हैं बच्चों, कंसनट्रेशन। अब आते हैं हम फर्टिलाइजर्स पे कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उनको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम या कैसे अप्लाई करते हैं फार्म में या क्रॉप में। फर्टिलाइजर कैन बी क्लासीफाइड एज अ मिनरल एंड ऑर्गेनिक, इनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं मिनरल्स में और ऑर्गेनिक में। मिनरल फर्टिलाइजर की बात करूं बच्चों, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज केमिकल फर्टिलाइजर। इनको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं, सिंस दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ये बनते हैं। आर मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास। Although natural deposition of fertilizer exists, almost all nitrogen fertilizer are synthesized from nitrogen gas. जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस से सिंथेसाइज किए जाते हैं थ्रू द Haber-Bosch प्रोसेस के थ्रू। हाउएवर फॉस्फेट फर्टिलाइजर आर ड्राइव फ्रॉम, फॉस्फेट किससे लिया जाता है बच्चों, एसिड अटैक ऑफ नेचुरल रॉक एंड नेचुरल रॉक पे जब एसिड अटैक करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र मिलता है। क्योंकि आपने फॉस्फोरस साइकिल पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि इसका हम साइकिल भी पढ़ते हैं। तो इसका साइकिल आपका हमने पढ़ा था कि एनिमल और प्लांट का जो वो होता है, क्या बोलेंगे हम, दोनों की डेथ हो जाती है तो उससे जो फॉस्फोरस है वो डायरेक्टली रॉक में चला जाता है, रॉक में जाके जमा हो जाता है। जब दोबारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है सॉइल के थ्रू वो प्लांट में चला जाता है। तो इसका जो हमने पूरा साइकिल पढ़ा वो साइकिल भी आपका एयर से रिलेटेड नहीं है, सीधे सॉइल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यदि हमें फॉस्फेट के फर्टिलाइज़र बनाने होंगे तो नेचुरल रॉक में एसिड अटैक देना होता है। पोटास का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, आर रिफाइंड फ्रॉम डिपोजिट ऑफ सॉल्यूबल पोटेशियम सॉल्ट, सोल्यूबल पोटेशियम सॉल्ट से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये तो थे बच्चों आपके मिनरल फर्टिलाइज़र, जिन्हें केमिकल फर्टिलाइज़र भी नाम दिया था हमने, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल मैन्योर, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम किससे ले रहे हैं, एनिमल मैन्योर से ले रहे हैं, आइदर फ्रॉम द फेसेस एंड यूरिन ऑफ लाइफ स्टॉक। अभी हमने पूरा पढ़ा है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के बारे में कि या तो हम उन्हें उनके फेसेस से ले रहे हैं या उनके यूरिन से ले रहे हैं, ठीक है। लाइफ स्टॉक एनिमल और फॉर्म द फेसेस ऑफ पोल्ट्री
along और mixed with बीडिंग मटेरियल को भी उसके अंदर हम मिला देते हैं। फार्मयार्ड मैन्योर और चिकन लीटर हो गया। अदर सोर्स इंक्लूड प्लांट रेसिड्यू, म्यूनसिपल एफ्लुएंट्स हो गए, बायोसॉलिड्स हो गए एंड ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर ऑर्गेनिक मैन्योर अलॉन्ग विद लेगुमिनस नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑर्गेनिक मैन्योर किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों? वो लेगुमिनस प्लांट्स के साथ। मैंने आपको बोला था जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं, हम एक साल, यदि क्रॉप रोटेशन की बात मैं थोड़ी सी लूँ बच्चों यहाँ पे, तो क्रॉप रोटेशन में कोशिश करता है फार्मर की एक साल यदि वो सीरियल उगा रहा है तो दूसरे साल पल्सेस उगाए। क्यों? या सीजन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो कैसे बन रहा है आपका, अलॉन्ग विद लेगुमिनस नाइट्रोजन फिक्सेशन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर फार्मर्स, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी। अगर हम लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं सॉइल में तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। विद द डिस्कवर ऑफ Haber-Bosch process at the beginning of the 20th century, a rapid growing human population and dramatic advance in agriculture science such as green revolution, the use of mineral फर्टिलाइज़र ग्रू एक्सपोनेंशली। धीरे क्या जैसे जैसे आपका क्या ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है बच्चों वैसे वैसे खाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आने में सबसे पहले आपका मिनरल फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया गया। फर्टिलाइजर यूज वॉज अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन न्यूट्रिएंट टन इन 1950 में इतने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रही, ठीक है। एंड 142 मिलियन न्यूट्रिएंट टन इन 2002। ड्यूरिंग द सेम पीरियड वर्ल्ड सीरियल प्रोडक्शन इम्प्रूव। सीरियल का प्रोडक्शन जो है वो कितना इम्प्रूव हुआ है बच्चों, 470 to 2085 मिलियन टन्स। दीज फ्यू फिगर्स क्लियरली इंडिकेट दैट द यूज ऑफ मिनरल फर्टिलाइजर हैव प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम। देखो बच्चों, ये वही बात बता रहा है आपको कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वैसे वैसे आपको क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उतना फूड भी चाहिए। उतने फूड के लिए क्या करा, उतना ज़्यादा आपको क्रॉप को ग्रो कराना पड़ेगा। तो ग्रो कराने के लिए मिनरल फर्टिलाइजर जो हैं वो प्रोडक्शन की रेट को बढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग में इसने बताया कि स्टार्टिंग में इतना न्यूट्रिएंट हम डालते थे 14 मिलियन से हमने कितना डाला, 142 मिलियन न्यूट्रिएंट बढ़े। तो इससे प्रोडक्शन भी कितना इंक्रीज हो गया बच्चों, 740 से 2085 इंक्रीज हो गया। कंटिन्यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज डिमांड फॉर बायोफ्यूल पॉइंट टू एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फर्टिलाइजर की डिमांड भी बढ़ी क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वो उन फर्टिलाइजर्स के एड ऑन करने से ही इंक्रीज होती है, यील्ड उसी से इंक्रीज होती है क्रॉप की। Despite the apparent success of current agriculture production system, overuse of fertilizer has led to severe environmental problem, increased number of health concern। अब हमने बहुत सारे मिनरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ तो कर लिया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, हमें क्रॉप से यील्ड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी। बट ये सारी चीज़ें जो थी क्योंकि हम डायरेक्ट मिनरल्स को सॉइल को दे रहे थे और वो डायरेक्ट मिनरल जो हैं वो प्लांट के थ्रू हमारी बॉडी में आ रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई हेल्थ में, ह्यूमन हेल्थ में, और साथ में एनवायरमेंटल को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। द डार्क साइड ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज इट सिंगल मिंडेड गोल ऑफ इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। बस इसका एक सिंगल मिडेड रोल था कि ये केवल फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, बाकी इसके साइड इफेक्ट बच्चों बहुत सारे थे कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कर रहा था, उसके अलावा ये ह्यूमन की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। लिटिल थ्रो वॉज इनिशियली गिवन टू टेंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम द ओवर एप्लीकेशन ऑफ मिनरल फर्टिलाइजर। जब हमने ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स को डाला तो उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी। ओवर एप्लीकेशन वॉज एंड इन मैनी प्लेसेज स्टिल दो टू बी एन इंश्योर पॉलिसी अगेंस्ट रियल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट लॉसेज। दिस बिहेवियर वॉज promulgated by the relative low cost of fertilizer and the absence of environmental protection policy। हमने क्या करा, कम कॉस्ट में आने वाले फर्टिलाइजर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया और ये चीज़ ध्यान नहीं थी, उन पॉलिसीज़ को वहाँ पे हमने लागू नहीं करा जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ थे, उनको वहाँ लागू नहीं किया। इंक्रीजिंग एफ्लुएंट सोसाइटी हैव ऑल्सो चेंज देयर डाइटरी प्रिफरेंस ड्रामेटिक इंक्रीज मीट कंजप्शन। इंक्रीजिंगली एफ्लुएंट सोसाइटी जो थी वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, वो धीरे धीरे
ऑल्सो चेंज देयर डाइटरी प्रेफरेंस। वो क्या कर रही थी, अपनी डाइटरी प्रेफरेंस को धीरे धीरे चेंज कर रही थी अब सोसाइटी, ठीक है। ड्रामेटिक इंक्रीजिंग मीट कंजप्शन, वो धीरे धीरे क्रॉप से मीट पर आ गई थी, वो मीट को ज़्यादा खाने लगी थी। दिस डिमांड हैज़ रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट चेंज इन द एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ओवर पास्ट 30 ईयर। अब क्रॉप से वो किस पे आ गए, मीट पे आ गए, तो अब मीट का प्रोडक्शन यानी वहाँ पे हमको अच्छा वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल हैज रिजल्टिंग इन लार्जर एंड लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक। इकोनॉमी भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, ऑफ स्केल हैज़ रिजल्ट इन बढ़ती जा रही थी लाइव स्टॉक पे जब हम डिपेंड होते जा रहे थे। दीज फैसिलिटी आर सम टाइम रेफर टू एज कंसनट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन। अब इसलिए हमने जो ऑपरेशंस लगाए वो क्या थे, कंसनट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन, क्योंकि जितना अच्छा हम लोग एनिमल को फीड करेंगे उतना ही वो एनिमल पे जो डिपेंड है उनकी खुद की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और मोर euphemistically as factory farm, the increasing concentration of animal has compounded environmental contamination problem associated with disposal of the resulting manure। ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे हमने एनिमल के कंजप्शन को बढ़ाया, कंसनट्रेटेड ऑफ एनिमल हैज कंपाउंडेड एनवायरमेंटल कंटामिनेशन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डिस्पोजल ऑफ द रिजल्टिंग मैन्योर। हम क्या कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम धीरे धीरे वो किससे एसोसिएट हो रही है, डिस्पोजल ऑफ रिजल्टिंग मैन्योर। ये धीरे धीरे क्या बना रहे हैं, ये जो इनका वेस्ट था उससे हम क्या फॉर्म कर रहे थे, मैन्योर फॉर्म कर रहे थे। लैंड एप्लीकेशन सीवियर नॉट ओनली एज अ मीन of disposal but also increasingly as the mean to capture the nutrient value of the manures। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी बच्चों की। हमने जो भी उसका वेस्टेज था एनिमल कंजप्शन के बाद उसको सीधे ही डिस्पोज आउट कर दिया, पर जैसे ही हमने उसको डिस्पोज किया उससे वो धीरे धीरे क्या बना रहा था, मैन्योर बना रहा था, और उस मैन्योर की न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। नेवरदेनलेस ओवर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर इज अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम विथ सीवियर एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस। धीरे धीरे हमने ज़्यादा क्वान्टिटी में मैन्योर को यूज करना भी एक तरह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में आया। ठीक है, तो हम पहले बताया कि क्रॉप में हमने मिनरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जिससे हेल्थ अफेक्ट हुई थी, इसलिए ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो मीट पे डिपेंड होगी। अब हमने मीट की फीडिंग को यानी एनिमल्स की फीडिंग को अच्छा करा। एनिमल की फीडिंग को अच्छा करने से उनके जो डिस्पोज थे हमने उन्हें ऐसे ही फेंक दिया, उनके ऐसे ही फेंकने से उससे ठीक है मैन्योर फॉर्म हो रहा था, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी थी, बट बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ये बनना भी सीवियर एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस था। ओवरऑल एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ कंसर्न एसोसिएटेड विद फर्टिलाइजर ओवर एप्लीकेशन। अब ओवरऑल एनवायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ कंसर्न को देखते हुए जो फर्टिलाइजर के ओवर एप्लीकेशन से हो रहा था, दो मेन प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पर आई। पहला था द डिसरप्शंस ऑफ द नेचर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नाइट्रोजन साइकिल बिकॉज ऑफ द मेसिव इन्फ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की साइकिल ही डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सॉइल को दे रहे थे। सेकंड की बात करूँ तो सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, द इनएडवर्टेंट रिलीज ऑफ हैवी मेटल जो है वो भी रिलीज हो रहे थे। डायरेक्ट हमने मिनरल्स उसमें डाले, उसके साथ उसमें रेडियो न्यूक्लियाई भी जुड़ते जा रहे थे बच्चों फ्रॉम मिनरल फर्टिलाइजर से। और पैथोजन, वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स एंड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये क्या कर रहे थे बच्चों, पैथोजन वहाँ पे बढ़ा रहे थे पहली चीज़। दूसरी, वेटनरी फार्मास्यूटिकली थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम को आपके थोड़ा सा ये क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। द रिमाइंडर्स ऑफ दीज आर्टिकल विल डिस्कस these issue and their environment and health consequence in detail. Finally, a case study will be used to illustrate how agricultural landscape can be redesigned to reduce these consequence। तो बेटा कुल मिला के हमें समझ आया है कि इस पूरे हमें फर्टिलाइजर्स में हमें मेनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, मिनरल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो किसकी उसको बढ़ा रहा है, मिनरल फर्टिलाइज़र ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दे रहा है, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। मेथड की बात करूँ, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कौन कौन से मेथड यूज करते हैं बच्चों। पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में बच्चों क्या किया जाता है, इट रेफर टू स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द फील्ड। सिंपल, उसको पूरे के पूरी फील्ड पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दो, तो वो क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। सुटेबल फॉर क्रॉप विद डेंस स्टैंड एंड प्लांट रूट
permeate the whole volume of the soil. Large dosage of fertilizer are applied and insoluble phosphate fertilizers such as rock phosphate are used. काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है और insoluble phosphate fertilizers यूज किए जाते हैं. ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर इज, ये भी दो तरह की होती है बच्चों, ब्रॉडकास्टिंग एंड सोइंग ऑन और प्लांटिंग. सोइंग के समय ब्रॉडकास्टिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडकास्टिंग आर फर्टिलाइजर एट सोइंग टाइम आर टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द फर्टिलाइजर ओवर द एंटायर फील्ड एंड टू मिक्स इट विद द सॉइल. हमने इसे सोइंग के समय पूरी की पूरी फील्ड में सॉइल में मिला दिया. टॉप ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? इट इज़ द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर. मेनली हम बच्चों इसमें क्या यूज कर रहे हैं? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं. is closely sown crop like paddy or wheat में with the objective of supplying nitrogen in readily available for to growing प्लांट. डिसएडवांटेज क्या है बच्चों इसकी? द मेन डिसएडवांटेज इज नाइट्रोजन कैन नॉट बी फुली यूटिलाइज बाय द प्लांट रूट एज दे मूव लेटरली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. क्या कह रहा है? नाइट्रोजन पूरी तरीके से प्लांट की रूट यूज नहीं करती है, तो ये काफ़ी दूर तक जा सकती है. द वीट ग्रोथ इज स्टिमुलेट ऑल ओवर द फील्ड. वीट भी इसमें ग्रोथ कर जाती है क्योंकि उनको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन मिल रहा है. एंड न्यूट्रिएंट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल एज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद लार्ज मास ऑफ सॉइल. न्यूट्रिएंट जो उसमें सॉइल में फिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, बहुत सारे सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं. तो पहला मेथड तो बच्चों हमारा हो गया ब्रॉडकास्टिंग. नेक्स्ट है प्लेसमेंट. इट रेफर टू प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल एट अ स्पेसिफिक प्लेस. एक पर्टिकुलर स्पेस पे हम उसको प्लेस कर रहे हैं और विदाउट रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द सीड. सीड की पोजीशन को देखे बिना. प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज नॉर्मली रिकमेंडेड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर टू अप्लाई इन स्मॉल क्वांटिटी में जब फर्टिलाइजर्स देने हैं तब हम प्लेसमेंट मेथड को यूज करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम इन पुअर. इसमें रूट सिस्टम का डेवलपमेंट जिसमें पुअर होता है उनमें हम डाल रहे हैं. सॉइल हैव अ लो लेवल ऑफ फर्टिलाइजर एंड टू अप्लाई फॉस्फेट एंड पोटास फर्टिलाइजर. इस कंडीशन में मेनली हम कौन कौन से फर्टिलाइजर्स उसको दे रहे हैं? फॉस्फोरस एंड पोटास. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसमेंट एक तो होता है प्लग सॉइल प्लेसमेंट. इन दिस मैथड फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द प्लग. प्लग के बॉटम में उसको है ना हमने डाला. प्लग फॉरो के बॉटम में डाल दिया इन अ कंटिन्यूस बेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग. एवरी बेड इज कवर्ड एज द नेक्स्ट फूरो इज टर्न्ड. दिस मैथड इज सुटेबल फॉर एरिया वेयर सॉइल बिकम क्वाइट ड्राई. जिस जगह पे सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उस जगह पे इस मैथड को यूज किया जाता है. up to few centimeter below the soil surface and soil having a heavy clay pane just below the plug soil layer. फिर आते हैं डीप प्लेसमेंट की बात करते हैं. इट इज़ अ प्लेसमेंट ऑफ अमोनियम नाइट्रोजन. इसमें क्या डालना है हमें? अमोनियम नाइट्रोजन डालना है फर्टिलाइजर इन अ रिडक्शन जोन ऑफ सॉइल पर्टिकुलरली इन पैडी फील्ड. नॉर्मली हम इसको कहाँ यूज करते हैं बच्चों? पैडी फील्ड में वेयर अमोनियम नाइट्रोजन रिमेन अवेलेबल टू द क्रॉप. दिस मेथड एंश्योर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर इन द रूट जोन. इस रूट जोन में हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स देने हैं एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट बाय रन ऑफ. फिर आते हैं लोकलाइज्ड प्लेसमेंट. लोकलाइज्ड प्लेसमेंट क्या होता है? इट रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इनटू द सॉइल क्लोज टू द सीड. सीड के पास हमें डालना है डायरेक्टली और प्लांट इन ऑर्डर टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू एडिक्वेट अमाउंट टू द रूट ऑफ ग्रोइंग प्लांट. सीधे सीड के पास जब हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो क्या कहला रहा है? लोकलाइज्ड प्लेसमेंट कहलाता है. द कॉमन मेथड टू प्लेस फर्टिलाइजर क्लोज टू द सीड और प्लांट एज फॉलोज. क्या होता है बच्चों? ड्रिलिंग होती है. एक तो ड्रिलिंग क्या है? इन दिस मेथड द फर्टिलाइजर इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग बाय मीन ऑफ सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल. जैसे ही हमने सीड डाला उसी समय उसके साथ साथ हमने क्या डाल दिया? फर्टिलाइजर डाल दिया. दिस प्लेस फर्टिलाइजर एंड द सीड इन द सेम रो बट इन डिफरेंट डेप्थ. दोनों के दोनों सेम रो में होते हैं बट डिफरेंट डेप्थ में होते हैं. ऑल्दो दिस मेथड हैड बीन फाउंड सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मेनली इसमें कौन कौन से डाल रहे हैं? फॉस्फेट एंड पोटास फर्टिलाइजर इन सीरियल क्रॉप. बट सम टाइम जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड यंग प्लांट में गेट डैमेज ड्यू टू हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट. क्या कह रहा है बच्चों? ये बता रहा है कि कई बार क्या होता है सीड जब जर्मिनेट होता है और यंग प्लांट बनता है वो कई बार डैमेज हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्युबल साल्ट मिल जाते हैं उससे. साइट्रेशन की बात करूँ तो इट्स रेफर टू द स्प्रेड ऑफ फर्टिलाइजर इन बिटवीन ऑफ रो एंड अराउंड द प्लांट. इन रो के बीच में या प्लांट के चारों तरफ. द कॉमन मेथड ऑफ साइट्रेशन आर प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बाय हैंड इन बिटवीन द रो ऑफ क्रॉप. कौन कौन सी क्रॉप के बीच में डालते हैं बच्चों? मेज, सुगर केन, कॉटन. एंड टू अप्लाई एडिशनल डोजेज ऑफ nitrogen to the growing crop. Placement of fertilizer around the tree like mango, apple, grapes, papaya.
फिर आते हैं हम बैंड प्लेसमेंट पे। नेक्स्ट जो मेथड है, इट रेफर टू प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन बैंड। बैंड प्लेसमेंट इन एज ऑफ टू टाइप, ये भी दो तरह के हैं बच्चों। हिल प्लेसमेंट, क्या है बच्चों हिल प्लेसमेंट? इट इज़ प्रैक्टिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन ऑर्चार्ड। मेनली ये फ्रूट्स का जो होता है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। इन दिस मैथड फर्टिलाइजर आर प्लेस्ड क्लोज टू द प्लांट इन बैंड। बैंड की फॉर्म में प्लांट्स के पास इसको प्लेस किया जाता है, वन और बोथ साइड ऑफ द प्लांट। द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द बैंड वेरीज विद द नेचर ऑफ द क्रॉप। क्रॉप की नेचर पे डिपेंड करता है। रो प्लेसमेंट, व्हेन द क्रॉप लाइक शुगर केन, पोटैटो, मेज, सीरियल आर सोन क्लोज टुगेदर इन रो, द फर्टिलाइजर इज अप्लाइड इन कंटिन्यूस बैंड। कंटिन्यूस बैंड की फॉर्म में हम फर्टिलाइजर्स को एड ऑन करते हैं एक साइड पे या फिर दोनों साइड पे, रो के दोनों साइड पे, विच इज़ नॉन एज रो प्लेसमेंट एंड रो प्लेसमेंट बोला जाता है। फिर आते हैं पैलेट एप्लीकेशन। इट रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन फॉर्म ऑफ पैलेट्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को पैलेट्स की फॉर्म में जब हम डाल रहे हैं 2.5 to 5 सेंटीमीटर डीप बिटवीन द रो ऑफ द paddy crop. The fertilizer is mixed with the soil in ratio of 1:10 and made small pellet of convenient size of deposit in the mud of paddy field. Advantage क्या है बेटा इसका? The main advantage as follows: when the fertilizer is placed there is minimum contact between the soil and the fertilizer, thus fixation of nitrogen is greatly reduced. The weeds all over the field cannot make use the fertilizer, नहीं यूज कर पाती है। रेसिड्यू रिस्पॉन्ड ऑफ फर्टिलाइजर इज यूजुअली हायर, रेसिड्यूज उससे हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर बाय द प्लांट इज हायर, यूटिलाइजेशन जो है प्लांट इसका ज़्यादा करती है क्योंकि बिल्कुल क्लोज होते हैं फर्टिलाइजर। लॉस ऑफ नाइट्रोजन बाय लीचिंग इज रिड्यूस, बीइंग इमोबिलाइज फॉस्फेट आर बेटर यूटिलाइज व्हेन प्लेस्ड। ठीक है बच्चों, अब आपका ये बता रहा है फॉलोइंग आर द कॉमन मेथड ऑफ अप्लाइंग लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों लिक्विड फर्टिलाइजर्स को कैसे अप्लाई करना है।